ऐसे चार्जेस जो सेम मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन ऑपोजिट नेचर के हैं, एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल सेपरेशन पे रखे हुए हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस सिस्टम को डायपोल कहेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्यूसिस लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी तक हमने बहुत सारा पार्ट, जो फर्स्ट चैप्टर था क्लास 12 फिजिक्स सीबीएसई का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसका मैक्सिमम पार्ट हम कर चुके हैं। अभी जो वीडियो आएगा इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि उसको पूरा समराइज़ कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में कूलम्ब्स लॉ हमारा कवर हो गया, चार्जेस के बारे में बात हो गई थी। उसके बाद डायपोल हमने पढ़ा और डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने देखा। तो अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और उसके कारण आपका जो फोर्स है, या ये कहें कि पेयर ऑफ फोर्स जिसे हम टॉर्क कहते हैं, वो क्या होगा। तो देखिए, हमारा जो हेडिंग है आज का वो रहेगा डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का टॉपिक हमारा रहेगा डायपोल in a uniform electric field। तो जैसा कि आप सब जानते हो, डायपोल क्या होता है, दो ऐसे चार्जेस जो सेम मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन ऑपोजिट नेचर के हैं, एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल सेपरेशन पे रखे हुए हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस सिस्टम को डायपोल कहेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से शो करते हैं। यूनिफॉर्म है तो ये एकदम एक दूसरे के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और इनमें जो गैप होगा वो भी इक्वल ही हम शो करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म हमने बना दिया है। इसके अंदर हम एक डायपोल रखेंगे। डायपोल कुछ इस तरीके का होगा। दिस इज़ सपोज पॉजिटिव चार्ज, ये किसी एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है। और ये है इस डायपोल का मिड पॉइंट एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ई है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की है जो कि इसके मिड पॉइंट से होकर गुजर रही है, ठीक है। दिस इज़ प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज़ माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज इस तरह से रखे हुए हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो है वो इस तरफ से है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये कुछ इस डायरेक्शन में करेगा। तो मान लो ये पॉइंट ए है, दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। ए और बी पॉइंट पर जो फोर्स होंगे वो एफ ए इस डायरेक्शन में और एफ बी इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज एफ बी, ठीक है। अब देखो, जो टॉर्क होता है हमारा वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क बेसिकली क्या होता है, देखो दो तरह की मोशन होती है। एक तो आपकी सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन और एक होती है आपकी सर्कुलर मोशन। तो इनमें कुछ टर्म्स होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स में भी उन टर्म्स का यूज़ किया जाता है। तो एक तरफ हम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन एंड सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ओके। तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपली आपका जो गति के नियम है, लॉज ऑफ मोशन है, उनमें इस्तेमाल करते हैं। सिंपली हम u
इज इक्वल्स v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड s जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके अंदर जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं हम डायरेक्टली एक बार ये देख लेंगे कि जो सर्कुलर मोशन है उनमें इन टर्म्स की जगह आप क्या क्या इस्तेमाल करते हो। तो देखो जैसे यहाँ पे a जो है आपका एक्सेलरेशन शो करता है, v जो है आपका स्ट्रेट लाइन में जो वेलोसिटी है उसको शो करता है, तो v की जगह हम इस्तेमाल करते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नोट, जो कि इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है। यहाँ पे ये जो वेलोसिटीज़ हैं, v जो है आपका फाइनल वेलोसिटी होता है और u जो होता है वो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे आप ओमेगा इस नॉर्मल वेलोसिटी की जगह आप क्या इस्तेमाल करोगे, एंगुलर वेलोसिटी इस्तेमाल करोगे, किसमें, सर्कुलर मोशन में। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास ये जो डायपोल लगा हुआ है इसके ऊपर पेयर ऑफ फोर्स जनरेट हो रहे हैं, तो आप इसको एक स्टिक की तरह ही यूज़ करो। देखो जैसे ये मार्कर है, इसके सेंटर पे हमने इसको फिक्स कर दिया, तो ये सेंटर के अराउंड इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसकी अब स्ट्रेट लाइन मोशन ना हो करके इस पेयर ऑफ फोर्स की वजह से क्या होगी, सर्कुलर मोशन होगी। सेम कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो जो टर्म्स होंगी वहाँ पे वो भी सर्कुलर मोशन वाली टर्म्स ही हम यूज़ करेंगे। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फ़ा टी, एल्फ़ा जो है आपका ए की जगह रिप्लेस हुआ है, ए जो था आपका एक्सेलरेशन था, यहाँ पे अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन को शो करेगा, दैट इज। और सेकंड इक्वेशन जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर ये थीटा क्या इंट्रोड्यूस किया है, तो थीटा यहाँ पे जो है वो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जैसे आपका एस सिंपल डिस्प्लेसमेंट होता है या स्ट्रेट लाइन मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है एस, उसकी जगह क्या आ जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। अब यहाँ पे थीटा की बात करें, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ एल्फ़ा टी स्क्वायर। तो इस तरह से कुछ टर्म्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी टर्म्स होती हैं, जैसे आप यहाँ पे मास का इस्तेमाल करते हो, यहाँ पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे आपने यूज़ किया v की जगह ओमेगा, u की जगह ओमेगा नॉट, a की जगह अल्फ़ा, और टाइम जो होता है वो तो सेम ही होता है, चाहे आप स्ट्रेट लाइन मोशन में हो चाहे आप सर्कुलर मोशन में हो, टाइम टाइम ही रहता है, टाइम डज नॉट चेंज। ओके, तो अल्फ़ा हो गया और ये आपका डिस्प्लेसमेंट s की जगह आप थीटा इस्तेमाल करते हो। तो अब देखो, अब बात आती है हमारे डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन की। तो यहाँ पे जो टॉर्क हम यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे आपका फोर्स होता है वहाँ, वैसे ही जो सर्कुलर मोशन होती है उसके अंदर आपका टॉर्क होता है, ठीक है। तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, फोर्स की जगह तो आप सिंपली फोर्स का इस्तेमाल कर लोगे, F का इस्तेमाल कर लोगे। और अब बात आती है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने की। तो आप ये ध्यान रखोगे, यहाँ पे ये जो एंगल है आपका, ये किसी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा एंगल पर झुका हुआ है, जो आपका डायपोल है ये। तो इसका परपेंडिकुलर सेपरेशन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ भी आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये जो डायपोल होता है इसके बीच का सेपरेशन कितना होता है, 2l। ओके, तो ये किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे झुका हुआ है और उस एंगल को हम यहाँ पे ले रहे हैं थीटा। तो ये एंगल है आपका थीटा और ये है आपका 90 डिग्री। तो थीटा के सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर, तो यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है यही है, तो ये आपको कैलकुलेट करनी है, और हाइपोटेनियस है आपका ये 2l।
तो यहाँ पे लिखोगे 2L। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। इस P को हम कुछ नाम दे देते हैं, दैट इज सपोज ABC। तो ये PAC हो गया आपका। तो AC की ही वैल्यू हमें चाहिए, AC हो जाएगी 2L साइन थीटा। दैट इज वी कैन से द परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर सेपरेशन इज 2L साइन थीटा इंटू फोर्स, जो कि हमारा टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क हो जाएगा आपका फोर्स। अब देखो यहाँ पे फोर्स की भी बात कर लेते हैं। जो फोर्स है F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई होता है, यस और नो। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर हम चार्ज को मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, कूलम्बिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं ना, इसको नाम इक्वेशन 2, और ये मान लो इक्वेशन आपकी 3rd है। तो 1 और 2 से हम 3rd इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, तो जो आपका टॉर्क आएगा वो क्या आएगा, Q इंटू ई इंटू 2L साइन थीटा, यस और नो। तो यहाँ पे देखो Q इंटू 2L को हम एक साइड में कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं Q इंटू 2L क्या होता है, डायपोल मोमेंट, और ये है आपका E साइन थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो डायपोल मोमेंट P E साइन थीटा। ये आ गया आपका टॉर्क के बराबर। सिंस वी नो दैट P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख सकते हो, दैट इज टॉर्क इज इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यस और नो। समझ में आया। तो किसी भी डायपोल के कारण अगर आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हमने अभी देखा, ठीक है। तो अब आगे बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो देखते हैं इसके रिलेटेड कोई एग्जांपल है हमारे पास या नहीं। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपको पर्टिकुलर केस दे रखे हैं जिसके अंदर आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन बतानी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा। अब हम बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन की। तो इसको ऊपर लगा देंगे और इसको मिटा देते हैं। चलिए, इस सिचुएशन में आपका जो टॉर्क है वो क्या आया, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यस। आप देखो यहाँ पे आपको केस 1, इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा का 0 का मतलब है ये जो आपका डायपोल है ये इस तरह से रखा हुआ है, बिल्कुल इस E की डायरेक्शन में। तो अगर आपका थीटा 0 है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा साइन 0, दैट इज साइन 0 0, टॉर्क इज 0। तो इसको आप बोलोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। सिमिलरली केस सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स अगर जो आपका डायपोल है वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो आपका टॉर्क होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। मैथमेटिक्स से आप जानते हो कि जो साइन थीटा है वो मैक्सिमम वैल्यू किस पे देता है, 90 डिग्री पे, दैट इज़ PE साइन 90, दैट इज़ 1। तो ये टॉर्क आपका यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। और केस थर्ड जो है वो यहाँ पे रहेगा आपका, इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज़ आपका जो डायपोल मोमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के रहेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो डायपोल मोमेंट आपका इस डायरेक्शन में रहेगा, दैट इज़ थीटा 180। तो वहाँ पे जो आपका टॉर्क होगा वो क्या होगा, वो वहाँ भी 0 ही रहेगा, लेकिन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशंस होती हैं वो
क्या होती हैं, दैट इज़ हाउ कैन वी डिफाइन दिस पोजीशन इज स्टेबल और नॉट। तो देख लेते हैं। देखिए, इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए हम सिंपली एक ग्राफ ले लेते हैं दो एक्सिस के बीच में। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे मान लो या फिर ग्राफ की बजाय आप सिंपली एक शेप से समझिए। हमारे पास एक इस तरह की शेप का कोई ये मान लो कोई बर्तन है इस तरह का यू शेप का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं कोई बॉल या फिर ये कहें जो कांच की छोटी बॉल आती है उसको यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो वो इस तरह से मोशन करने लगेगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा ये ऐसे घूम घूम करके यहाँ पे आके ठहर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको यहाँ से छोड़ा जाए तो ये लास्ट में यहीं पे आके रुक जाएगा, और इस पोजीशन को ही हम क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे, ठीक है। सेम कंडीशन होती है अगर हम इस तरह की शेप न लेकर के, अच्छा फाइनली अगर ये यहाँ पे आ भी जाता है तो इसको हम थोड़ा धक्का देंगे तो भी ये थोड़ी देर में इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करेगा इस पॉइंट के अराउंड, और फाइनली यहीं आके रुक जाएगा। मतलब ये इसका स्टेबल पॉइंट है, ये यहाँ पे आके स्टेबल हो जा रहा है। लेकिन अगर दूसरा केस ले, हम इसको उल्टा रख दें और यहाँ पे अगर कोई हमने कांच का बॉल रखा तो इसको हल्का सा भी डिस्प्लेस किया तो ये बॉल क्या है कि नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगी और फाइनली ये नीचे गिर जाएगी। मींस ये पोजीशन भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा टच करने पर या हल्का सा फोर्स लगाने पर ही ये जो बॉल है ये बॉल नीचे की तरफ गिर जाती है। मींस यहाँ पे ये स्टेबल नहीं रहती है, तो इक्विलिब्रियम ही, लेकिन इसको क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब आपको समझ में आया होगा स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस क्या होती हैं। थीटा पे डिपेंड करता है हमारा सारा सिनेरियो, जो P और E, P क्या है डायपोल मोमेंट और E है इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वही डिसाइड करता है कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी, ठीक है। इससे आगे हम बात करते हैं। ये हो गया हमारा टॉर्क। टॉर्क के बाद में हम बात करेंगे वर्क डन की। तो हेडिंग है आपकी वर्क डन ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन on a dipole in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन हमें दे दिया। यूनिफॉर्म का मतलब कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी तरह का कोई चेंजमेंट नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर एक पॉइंट पे सेम अपनी वैल्यू रखेगा। तो देखिए इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है। जो आपका वर्क डन जो होता है वो बेसिकली फोर्स से हम डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर मोशन है तो टॉर्क से हम डिफ़ाइन करेंगे। W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल F डॉट dr होता है, जहाँ पे F होता है आपका फोर्स और dr होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ये किस में बात करते हो आप, ये स्ट्रेट लाइन मोशन में बात करते हो। किसी भी सिस्टम पर अगर वर्क डन हो रहा है तो वो वर्क डन आप इस तरह से डिफ़ाइन करते हो। ये वर्क डन हमने सिंपली आगे भी पढ़ना है, आगे वाला जो चैप्टर आएगा जिसमें हम बात करेंगे पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में जो किया गया वर्क डन होगा वो हमारा पोटेंशियल कहलाएगा वहाँ पे। तो जो वर्क डन होता है इसको आप थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हो, F डॉट dr, यानी फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका क्या बताता है, वर्क डन बताता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एंगुलर मोशन की, तो फोर्स आपका रिप्लेस हो जाएगा किससे, टॉर्क से, और जो डी आर है डिस्प्लेसमेंट वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा से। तो आपका जो वर्क डन आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, इंटीग्रल टो डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू आप जानते ही हो क्या होती है, पी ई साइन थीटा, जो अभी हमने कैलकुलेट की थी, टॉर्क आई थी हमारी पी ई साइन थीटा। और ये जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू लिमिट रखते हैं θ1 टू θ2, तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल θ1 टू θ2 पी ई साइन थीटा डी थीटा। ओके, तो यहाँ पे पी ई को बाहर ले लेंगे, पी ई साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, कोस थीटा, एंड इंटीग्रल साइन का क्या होता है आपका, माइनस कोस होता है, तो माइनस कोस थीटा एंड θ1 टू θ2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपका जो वर्क डन है वो निकल के आएगा पी ई कोस θ1 माइनस कोस θ2। यस और नो भाई, सिंपली लिमिट पुट की है हमने यहाँ पे। कोस थीटा साइन का क्या होता है, माइनस कोस, और माइनस कोस रखने के बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क डन आपका क्या आया, पी ई कोस θ1 माइनस कोस θ2। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इससे रिलेटेड कई बार एक आध न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेता है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉर्क वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और ये किस तरह से काम करता है। देखिए, फ्लक्स एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी को बताता है। जैसे कि आपके पास एक पानी का पाइप है, उस पाइप से पानी जो है वो निकल रहा है, तो एक पर्टिकुलर हम जगह ले लेते हैं, जैसे पाइप है उसके अंदर से कितना पानी निकल रहा है वही उसका फ्लक्स बताएगा। सिंपल से सिंपल डेफिनेशन यही होती है फ्लक्स की। मींस अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, वो एरिया कैसा भी हो सकता है, स्फेरिकल, वर्ट, सर्कुलर या ट्रायंगुलर, कैसा भी। मान लो ये पर्टिकुलर एरिया है हमारा, इस एरिया से इसको अगर हम, ये मान लो हमारे पास क्या है, कोई प्लेट है, इस प्लेट को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगर रख दिया जाए तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर शेप से या एरिया से निकलती हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। और फ्लक्स को आप सिंपली किससे डिनोट करते हो, फ्लक्स होता है आपका फाई। ठीक है, फाई से आपको इसको डिनोट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एरिया वेक्टर की। और एरिया बेसिकली देखो, बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जो एरिया होता है वो कैसी क्वांटिटी होता है, वेक्टर होता है या स्केलर होता है, और अगर वेक्टर होता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जो एरिया होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, और एरिया की जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। मान लो आपके पास ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो एक्स जी प्लेन, ये जो आपका प्लेन है, इसके अंदर मान लो कोई भी एरिया रखा हुआ है, एरिया ले लेते हैं, इसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी आपकी इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये हमने वाई जी प्लेन लिया है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन इसकी क्या होगी, एरिया की डायरेक्शन होगी। तो ये एरिया मान लो आपका ए है, तो और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आप किससे शो करोगे, वाई कैप से शो करोगे, या फिर कह लो कि ए जे कैप आपका क्या हो जाएगा। ए तो है एरिया मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वाई कैप या जे कैप। तो इसका एरिया आप, ये जो भी शेप है, अगर ये देख लो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ एंड
इंटू ब्रेड्थ, वो जो भी मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो। ट्रायंगल है तो उसका एरिया अलग होता है, सर्किल है तो उसका एरिया अलग होता है। तो अलग अलग एरिया के लिए आप मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होती है। मान लो ये आपका प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर आपके एरिया की डायरेक्शन होगी। तो ये फ्लक्स में बहुत काम आने वाली चीज़ है। इसके बाद में अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ और उसके कुछ एप्लीकेशंस। तो आई थिंक वो शायद हमारी फाइनल क्लास होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।